नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ओलंपिक एथलीटों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत 2036 में खेलों की मेजबानी के लिए कर रहा तैयारी। दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे तिरंगे के रंग में रंगा कश्मीर का लाल चौक, पूरे श्रीनगर में दिखा स्वतंत्रता दिवस का उत्साह। तीसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में नरसंहार का मुकदमा दर्ज, यूएन की निगरानी में जाँच कराएगी अंतरिम सरकार। चौथी वीडियो में हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, धारा 370 हटने के बाद पहले चुनाव की तैयारियां तेज। पांचवी वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने की गृह मंत्रालय के साथ बैठक, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर की बात। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा, आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत नई ऊंचाई को छू रहा है, तो वीडियो लाइक और कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुक करते पहली बड़ी खबर की तरफ। ओलंपिक एथलीटों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत 2036 में खेलों की मेजबानी के लिए तैयारी कर रहा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत के संकल्प को दोहराते हुए गुरुवार को कहा कि देश इस खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान वहां उपस्थित ओलंपिक विजेताओं का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक हो वो हिंदुस्तान की धरती पर हो, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे। भारत ने पिछले साल मुंबई में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के सम्मेलन के दौरान ओलंपिक मेजबानी की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। अगले साल IOC के अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके बाद ही 2036 को ओलंपिक खेल के मेजबानी का फैसला लिए जाने की संभावना। ओलंपिक खेल 2028 की मेजबानी लॉस एंजलिस, जबकि 2032 में होने वाली ओलंपिक खेलों की मेजबानी ब्रिस्बेन करेगा। भारत ने अभी स्पष्ट नहीं किया कि वो किस शहर के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर पेरिस ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी भी। दोस्तों, आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत 2036 में करेगा ओलंपिक की मेजबानी, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। तिरंगा रंगा कश्मीर का लाल चौक, पूरे श्रीनगर में दिखा स्वतंत्रता दिवस का उत्साह। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि 15 अगस्त यानी कल देश ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश के हर कोने में आजादी के इस महापर्व की धूम देखने को मिली। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का नया रंग देखने को मिला। इस दौरान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित लाल चौक में भी इस दिन का खास तरीके से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए श्रीनगर का लाल चौक पूरी तरह से सज गया। लाल चौक के आसपास की इमारतें पर तिरंगे की थीम वाली लाइट लगाई गई। ऐतिहासिक घंटाघर को भी तिरंगे के रंग से सजाया गया। सबसे खास बात यह है कि इस दिन लाल चौक पर कोई रोक टोक नहीं दिखी। आवाजाही सामान्य रूप से जारी रही, कोई इंटरनेट स्नैप नहीं है और हर जगह तिरंगा देखा गया। सिर्फ लाल चौक ही नहीं, पूरे श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखी गई। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में नरसंहार का मुकदमा दर्ज, यूएन की निगरानी में जांच कराएगी अंतरिम सरकार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल यानी कि ICT में बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना और अन्य पर नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें आरोप लगाया गया है कि शेख हसीना की सरकार ने छात्रों के आंदोलन के दौरान नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध किया था। एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि ये शिकायत उन छात्रों में से एक के पिता ने दर्ज कराई जिनका बेटा विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलियों से मारा गया था। 5 अगस्त का विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए कक्षा 9 के छात्र आरिफ मोहम्मद श्याम के पिता बुलबुल कबीर की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने मामला दर्ज किया है। एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर अताउर रहमान ने द डेली स्टार अखबार को बताया कि हमने शिकायत दर्ज कर ली और इस प्रकार मामले की जांच शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने पर हम अगली प्रक्रिया के लिए ट्रिब्यूनल के चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस की रिपोर्ट सौंपेंगे। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, धारा 370 हटने के बाद पहले चुनाव की तैयारियां तेज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन को राज्य विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। आयोग की टीम इसे लेकर राज्य का दौरा कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। धारा 370 हटने के बाद यह पहला मौका होगा जब कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।
जम्मू कश्मीर की तकदीर आने वाले दिनों में कश्मीर के लोग खुद लिखेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया बहाल होने जा रही है। चुनाव आयोग की टीम 8 और 9 अगस्त को राज्य का दौरा कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी 30 सितंबर तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दे चुका है, जिसमें चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है। जम्मू कश्मीर के लिए यह चुनाव अहम होने जा रहा है। जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव होंगे, तो चुनाव आयोग ने इसे लेकर बुधवार को गृह सचिव अजय भल्ला के साथ अहम बैठक की और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। इस बैठक में निकले निष्कर्षों के आधार पर ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर का चुनावी कार्यक्रम तैयार करेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि चुनाव के दौरान मतदाता तोड़ेंगे पिछले कई सारे रिकॉर्ड, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते हैं बड़ी खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने की गृह मंत्रालय के साथ बैठक, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने वैसे तो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इस चुनाव में सुरक्षा एक बड़ा विषय रहता है। ऐसे में आयोग ने बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ इस मुद्दे पर लंबी बैठक की। इसमें राज्य के सुरक्षा इंतजामों को जांचने सहित चुनाव के लिए केंद्रीय बल की आवश्यकता एवं उपलब्धता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बीच जो आज जानकारी सामने आई, उसके तहत राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की करीब 1200 कंपनियों की मांग सामने आई है। राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान भी सुरक्षा बलों की 650 कंपनी लगाई गई थी। आयोग इससे पहले चुनावी तैयारियों को जांचने के लिए राज्य का दौरा भी कर चुका है। विगत सप्ताह राज्य के दौरे पर गए आयोग ने चुनावी तैयारियों को लेकर संतोष जताया था और संकेत दिए थे कि जल्द ही उनके इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ ही बैठक होने वाली है, जिसके बाद चुनाव की तारीख को घोषित की गई है। इसी क्रम में आयोग ने बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक की। यह बैठक आयोग के दफ्तर में हुई है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक प्रत्याशियों की सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की। वहीं लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव को भी कम से कम 5 चरणों में कराने पर सहमति जताई गई है। रुकते हैं बड़ी खबर की तरफ। 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को सियासत में लाएंगे, पीएम का ऐलान, वंशवाद को खत्म करने का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीति में लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जातिवाद और वंशवाद की राजनीति को खत्म करने में मदद मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा अपनी पसंद की किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई एक ही पार्टी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में राजनीति के क्षेत्र में हम 1 लाख जनप्रतिनिधि चाहते हैं। हम ऐसा ही 1 लाख युवा चाहते हैं जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। उन्होंने कहा कि उनके यानी कि युवाओं के माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे कभी भी किसी भी पीढ़ी में राजनीति में नहीं रहे। हम ऐसे प्रतिभाशाली युवा की जरूरत है, चाहे वह पंचायत के लिए हो, नगर पालिका हो, जिला परिषद या विधानसभा या लोकसभा। उनके परिवार का कोई राजनीतिक इतिहास ना हो। इससे जातिवाद या और वंशवाद की राजनीति को छुटकारा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम नए विचारों और क्षमताओं को सामने लाएगा। अपने 98 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि यह भारत का स्वर्ण युग है और 2047 तक विकसित भारत देश का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद से मुक्त करने के प्रयास को दोहराया। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश से खत्म होगी परिवारवाद, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते हैं बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों से विकसित भारत 2047 के लिए काम करने का किया आह्वान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रतिष्ठित लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का उनका सपना देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प और सपनों का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे सरकार के पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा कि विकसित भारत 2047 केवल शब्द नहीं है, वे 140 करोड़ लोगों के संकल्प और सपनों का प्रतिबिंब है। हम संकल्प के साथ 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के मौजूदा आबादी में 40 करोड़ भारतीयों का खून है, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि अगर 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर काम करें तो भारत 2047 तक आसानी से विकसित देश बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें गर्व है कि हम उन 40 करोड़ लोगों का खून अपने साथ लेकर चलते हैं जिन्होंने भारत में औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंका। चिंता होना। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बनेगा विकसित राष्ट्र, तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते हैं बड़ी खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अगले 1 साल में 10 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि गांधी मैदान
में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य राजकीय समारोह हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार रोजगार नौकरी को लेकर काम कर रही है। 5 लाख लोगों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 2 लाख पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जारी। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था, जबकि अब तक 12 लाख लोगों को बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अवसर मुहैया कराने में बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 1 साल में हमारी सरकार 10 लाख और रोजगार के अवसर मुहैया कराने जा रही है। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले आजादी के लिए शहीद हुए लोगों को नमन किया। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में बिहार का अहम योगदान है। हम बिहार के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में जब उन्हें बिहार की सत्ता मिली तो बिहार की स्थिति बेहतर नहीं थी। बिहार में स्कूल नहीं थे, जो स्कूल थे उसमें शिक्षक नहीं थे। हमारी सरकार ने स्कूल की व्यवस्था की, शिक्षकों के बड़े पैमाने पर नियुक्ति की। बिहार आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। आधारभूत संरचनाओं के विकास में बिहार सबसे बेहतर परिणाम दे रहा है। राज्य में निवेश का माहौल बना है। बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करने बिहार आ रही हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बढ़ रहे रोजगार के अवसर, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। एकनाथ शिंदे से मिले क्रॉस वोटिंग वाले 2 विधायक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मचेगी भगदड़। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगने की संभावना है। कांग्रेस के 2 विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की राह पर है। कांग्रेस विधायक हीरामैन खासकर और जितेश अंतारपुरकर मंगलवार रात एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास यहां उन्होंने शिंदे गुट में जाने को लेकर उनसे बात की। संभावना है कि ये दोनों अगले कुछ दिनों में कांग्रेस का हाथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। विधान परिषद चुनाव में दोनों विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस ने इस मामले की कार्रवाई की धमकी दी थी। इससे पहले कि दोनों विधायकों पर पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करती तो ये पहले ही पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। हालांकि विधायक जितेश अंतारपुरकर ने दावा किया है कि वह ईपी के निरीक्षण के लिए सिलसिले में मुख्यमंत्री से मिले थे। साथ ही अंतारपुरकर ने कहा कि इस बार कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा और मुझे फिर से मेरी सीट पर टिकट मिलेगी। खासकर ये कहा कि उन्होंने फंड के बारे में बात करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के कई नेता हो जाएंगे बीजेपी में शामिल, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। कौन बनेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? तैयारियों में जुटी भाजपा। 17 अगस्त को हो सकता है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की शनिवार को होने वाली विस्तारित बैठक में सदस्यता अभियान और उसके बाद होने वाले संगठनात्मक चुनाव को लेकर भावी कार्यक्रम को अंतरिम रूप देने जाएगा। बैठक में आगामी 4 राज्यों में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा होगी। संगठनात्मक नेतृत्व पर बात तो नहीं होगी, पर केंद्रीय नेतृत्व के अंत में इससे जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह पहली बैठक है। इसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री और राज्यों के प्रभारी एवं सह प्रभारी हिस्सा लेंगे। 1 दिवसीय बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के भी हिस्सा लेने की संभावना है। बैठक के मुख्य सचिव संगठनात्मक होगा, जिसमें सदस्यता अभियान के अलावा मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव शामिल है। पूरी प्रक्रिया में लगभग 6 महीने लगेंगे। इस बीच 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बैठक में इन राज्यों के अध्यक्ष एवं संगठन मंत्रियों के साथ अलग से चर्चा हो सकती है। अगली बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़, बीजेपी ने ममता से की इस्तीफे की मांग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। इस अस्पताल में पिछले सप्ताह एक प्रशासनात्मक महिला प्रशिक्षु चिकित्सा से कथित बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध कनिष्ठ चिकित्सक हड़ताल पर है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आरजी कर अस्पताल में बृहस्पति को तड़के हुई गुंडागर्दी ने सभी हदें पार कर दी। उन्होंने पुलिस से कहा कि वह इस घटना में शामिल हर अपराध के 1 दिन के भीतर गिरफ्तार करे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो। भाजपा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि जब पश्चिम बंगाल के शांतिपूर्ण नागरिक सड़कों पर उतरे तो पूर्व नियोजित हमला कर आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिससे वह अफरा तफरी मच गई और लोग घायल हो गए। अस्पताल में चिकित्सक के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या करे जाने की घटना के विरोध में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच आधी रात को यह तोड़फोड़ हुई। भाजपा ने कहा कि इस
क्रूड हमले के दौरान कोलकाता पुलिस कहाँ थी, वह कहाँ छिपी रही और नुकसान होने के बाद ही सामने आई। यह कर्तव्य की घोर अपेक्षा है। अपनी विफलता स्वीकार करने के बजाय वे आंदोलन और मीडिया को बलि का बकरा बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को दे देना चाहिए इस्तीफा, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुका तक बड़ी खबर की तरफ। रूस के कई इलाकों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा, फंसे भारतीय नागरिकों को घर छोड़ने की एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को उन इलाकों को छोड़कर दूसरी जगह जाने को कहा गया जहां स्थिति उस समय तनावपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई दिनों से खबरें आ रही है कि यूक्रेन की सेना रूस की सीमा पर अंदर पहुंच गई है। यूक्रेन की सेना ने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। अपने नागरिकों की सलामती के लिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी किया। इसमें कहा गया कि बेलगोरोद, कुर्स्क और बार्स्क इलाके में रहने वाले भारतीय नागरिकों को ये इलाके छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाए। अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो दूतावास पूरी तरह से तैयार है। मदद के लिए दूतावास ने एक ईमेल जारी किया है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मदद मांग सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस समय स्थिति काफी तनावपूर्ण है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन की सेना रूस के इलाके में घुस गई है। इस वजह से रूस में बेलगोरोद में आपातकाल घोषित किया गया। इससे पहले 8 अगस्त को कुर्क में भी इमरजेंसी लगाई गई थी। बड़ी खबर की तरफ। शेख हसीना के जाते बांग्लादेश को 11,000 वोल्ट का झटका, अंधेरे में डूब सकता है देश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि पड़ोसी देश बांग्लादेश का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आरक्षण की हिंसा में ये देश ऐसा जल रहा है कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी और देश छोड़कर जाना पड़ा, फिर भी विवाद खत्म नहीं हो रहा। अब हालात ऐसे कि हिंसा में आग में ये देश खुद जलने लगा है। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई है। महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा बांग्लादेश अब अंधेरे में डूब सकता है। हिंसा की मार झेल रहे बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ने वाली है। पड़ोसी देश को अपने घरेलू पावर प्लांट की बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी को सरकार ने अपने देश में बिजली बेचने की इजाजत दे दी है। अडानी पावर अपने झारखंड स्थित पावर प्लांट से बिजली सप्लाई करती है। अब सरकार के इस आदेश के बाद अडानी पावर भारत को भी बिजली बेच सकेगा। अभी तक यह प्लांट केवल बांग्लादेश को ही बिजली आपूर्ति कर सकता है, लेकिन नियमों में संशोधन के बाद अब भारत को भी बेचेगा। राइटर्स के मुताबिक अडानी पावर प्लांट बांग्लादेश को बिजली बेचने के लिए अनुबंध के तहत काम कर रहा है, लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद भारत को भी बिजली आपूर्ति कर सकेगा। बड़ी खबर की तरफ। भारत ने महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी ठुकराई, बांग्लादेश ने की रिक्वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की तरफ से दिए गए महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आईसीसी को अब मेजबानी पर अंतिम फैसला 20 अगस्त को लेना है। 3 से 20 अक्टूबर के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता की मेजबानी से पीछे हटने के बाद श्रीलंका और यूएई दूसरे विकल्प बचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि उन्होंने यानी आईसीसी हमारे सामने विश्व कप की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मैंने साफ तौर पर मना कर दिया। हमारे यहाँ ये समय बरसात का और उससे अहम है कि अगले साल हमें ही विमेंस वनडे विश्व कप की मेजबानी करनी है। मैं किसी को भी गलत संदेश नहीं देना चाहता कि हम लगातार 2 विश्व कप की मेजबानी करना चाहते हैं। बांग्लादेश इस समय सरकार विरोधी आंदोलन के कारण हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है और यही वजह है कि आईसीसी बांग्लादेश की जगह किसी और को मेजबानी देने पर विचार कर रही है। बांग्लादेश में कई लोगों की मौत हो गई और उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना को गद्दी से हटा दिया गया। आईसीसी के एक अधिकारी ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी विकल्प खुले रखे गए। आईसीसी के एक बयान में कहा गया था कि हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी, उनकी सुरक्षा एजेंसी और हमारे अपने स्वतंत्र सुरक्षा सलाहकारों के साथ समन्वय में वहां हो रही गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। रुकाते बड़ी खबर की तरफ। मिडिल ईस्ट में उलझी रही दुनिया, भारत ने रूस से फिर मंगवा लिया कच्चा तेल, लगाई 1 से 40% तक की छलांग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता और आयातक भारत ने जुलाई में रूस से $2.8 अरब का कच्चा तेल खरीदा है। इस लिहाज से भारत ने चीन के बाद दूसरे स्थान पर है जो रूसी तेल आयातक बना हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। इस तेल की रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोपीय देशों द्वारा रूस से खरीद से परहेज करने के बाद रूसी तेल
छूट पर उपलब्ध था। रूस से कच्चे तेल का आयात यूक्रेन युद्ध से पहले कुल आयातित तेल का 1% से भी कम था। यह अब भारत के कुल तेल का खरीद लगभग 40% हो गया। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने एक रिपोर्ट में कहा कि चीन ने रूस के कच्चे तेल निर्यात का 47% खरीदा। उसके बाद भारत, यूरोपीय संघ और तुर्की रहा। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि चीन और भारत ने रूस से कोयला भी खरीदा है। रिपोर्ट के अनुसार 5 दिसंबर 2022 से जुलाई 2024 के अंत तक चीन ने रूस से कुल कोयला निर्यात का 45% खरीदा। उसके बाद भारत का स्थान रहा। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आसमान के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत के वैश्विक मंच पर बढ़िया भूमिका तो वीडियो लाइक और कमेंट करके जय हिंद, जय भारत।